अपनी बात रखना शुरू कर दिए और इसमें एसजी तुषार मेहता धारा 36 की बात कर रहे हैं कि उसको देखिए। दलीलें पेश कर रहे हैं तुषार मेहता। अमलेंदु जी, दलीलें तुषार मेहता की तरफ से पेश हो रही हैं और उसमें क्या आ रहा है, क्या हो रहा है, ये सब कुछ हम आपको अब आगे बताने जा रहे हैं। और बहुत ही दिलचस्प ये मुकाबला होने जा रहा है अमलेंदु जी, बहुत दिलचस्प मुकाबला है। इस मुकाबले में कौन आगे कौन पीछे, ये सब कुछ हम लोग देखेंगे। लेकिन तुषार मेहता स्टार्टेड, उन्होंने अपनी बात करना रखना शुरू कर दिया है और तुषार मेहता आगे क्या बात करते हैं ये देखते हैं अमलेंदु जी। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, चर्चा की शुरुआत हो चुकी है, तुषार मेहता अपनी बात रख रहे हैं और इसमें सबसे बड़ी चीज है कि तुषार मेहता ने 1923 फिर 1954 1995 के अधिनियम के प्रावधानों को रखा है। एक्ट 1923, 1954 एंड 1995 एक्ट जो है, इसके प्रावधान हैं कि कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रेशन करा सकता है, रजिस्ट्री करा सकता है, किसी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि 2025 में डीड की आवश्यकता है। हाँ, ये बताया उन्होंने एसजी मेहता ने कि जो धारा 36 है, मतलब जो नए कानून की, उसको आप देखिए। और उन्होंने बताया कि जो 1923, 1954 और 1995 के अधिनियम थे, उसमें प्रावधान ये था कि कोई भी व्यक्ति जाकर वक्फ की संपत्ति का रजिस्ट्रेशन करा सकता है, किसी भी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं थी वक्फ की संपत्ति का रजिस्ट्रेशन कराने में। लेकिन जो 2025 का कानून आया है, उसमें अब डीड चाहिए होगी इसकी, राजीव जी। यानी ये कानूनी बाध्यता कर दी कि आपको उसके कागज जो है वो लेके आने पड़ेंगे। फिर यही सवाल आ रहा है राजीव जी, जो बाबा साहब उठाए जा रहे थे कि 200 साल पुरानी संपत्ति या 500 साल पुरानी संपत्ति, 1000 साल पुरानी संपत्ति, उसकी डीड कहाँ से आएगी। और इस बात को यहाँ मेहता साहब स्वीकार करते हुए नजर आते हैं कि 2025 का जो अधिनियम है, इसमें डीड की आवश्यकता है। यानी वो आपको कागज लेकर आने होंगे, चाहे वो 1000 साल पुरानी संपत्ति क्यों ना हो। और ये भी स्वीकार कर रहे हैं कि 1923 और 1954, 1995 में इसकी जरूरत नहीं थी। एक्ट 1923 और एक्ट 1954 एंड वक्फ एक्ट 1995, इसमें किसी भी कागज की जरूरत नहीं थी। कोई भी व्यक्ति बिना किसी दस्तावेज के वो कर सकता था, रजिस्ट्रेशन करवा सकता था। उस समय किसी दस्तावेज, किसी भी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं थी। बट नाउ इट्स कंपलसरी, डीड की आवश्यकता है 2025 में, यह कहा जा रहा है तुषार मेहता की तरफ से। पहला सबमिशन तुषार मेहता, रजिस्ट्री कैसे करवाएंगे आप वक्फ संपत्ति की? तो वक्फ की रजिस्ट्री करवाने के लिए आपको डीड की जरूरत पड़ेगी, ये कह रहे हैं यहां पे। डीड एज इन द डीड रिक्वायरमेंट प्रेजेंट इन 2025, यह कहा जा रहा है तुषार मेहता की तरफ से। तुषार मेहता अपना पक्ष रखते हुए, रजिस्ट्रेशन पर अपनी बात रखते हुए, और इसके आगे भी तुषार मेहता कुछ फॉल्स नैरेटिव के बारे में बात कर रहे हैं अमलेंदु जी, और कह रहे हैं कि झूठी कहानी गढ़ी जा रही है कि उन्हें दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे या वक्फ पर सामूहिक कब्जा कर लिया जाएगा। ये झूठी कहानी, फॉल्स नैरेटिव इज क्रिएटेड दैट दे विल हैव टू प्रोवाइड डॉक्यूमेंट्स और वक्फ इज कैप्चर्ड। ये बात बताया जा रहा है कि उसे सामूहिक रूप से कब्जा कर लिया जाएगा एन मास, और या कहा जा रहा है कि ये झूठी कहानी बताई जा रही है, गढ़ी जा रही है कि उनको दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे। ये बात यहाँ पर समझ में नहीं आई कि एक तरफ आप डीड की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं और झूठी नैरेटिव की भी बात कर रहे हैं। अमलेंदु जी जी राजीव जी, बिल्कुल। एक तरफ तो आप स्वीकार करते जा रहे हैं कि 1923 का जो कानून था, 1954 का जो कानून था और 1995 का जो कानून था, उसमें था कि कोई भी जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकता है और किसी डीड की आवश्यकता नहीं थी। और अब आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि इसमें डीड की आवश्यकता है 2025 के कानून में। और उन्होंने कहा कि अब एक झूठी कहानी बनाई जा रही है कि वक्फ को छीना जा रहा है। यह कुछ नहीं बल्कि देश को गुमराह करने की कोशिश है। उन्होंने कहा, फिर बताया कि 3 अपवादों के साथ भविष्य में उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ की अनुमति नहीं है। एक तो इसे पंजीकृत होना चाहिए, कोई भी तंत्र नहीं हो सकता है कि ऊपर कहता है कि 2024 तक वक्फ है और पंजीकृत नहीं है। यह 102 वर्षों से दंडनीय को वैध बनाने जैसा होगा। और दूसरा अपवाद सरकारी संपत्तियों के लिए। यानी राजीव जी फिर वही बात कि वो स्वीकार कर ले रहे हैं कि जो कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि आप जो है इन संपत्तियों को, सरकार की संपत्तियों को जो है आप इसको दंडनीय बना रहे हैं। एक तो अगर
रजिस्ट्रेशन नहीं है, और दूसरा सरकार ने अगर किसी पे ठोक दिया कि सरकारी संपत्ति है तो उसका चरित्र जो है वक्फ का नहीं रह जाएगा। ये आप एक तरीके से स्वीकार कर रहे हैं। ये एसडी साहब की जो दलीलें हैं उसके आधार पर राजीव जी यही समझाया सकता है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि कह रहे हैं कि अब एक झूठी कहानी बनाई जा रही है कि वक्फ छीना जा रहा है। ये कुछ और नहीं बल्कि देश को गुमराह करने की कोशिश है। ये एसजी कह रहे हैं, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कह रहे हैं ये कुछ और नहीं है बल्कि देश को गुमराह करने की कोशिश है। 3 अपवादों के साथ भविष्य में उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ की अनुमति नहीं है, इसे पंजीकृत होना चाहिए। पहला, अगर पंजीकृत नहीं है तो फिर कोई भी तंत्र नहीं हो सकता, क्योंकि कोई उठकर कहता है कि 2024 तक वक्फ है और पंजीकृत नहीं है, ये 102 वर्षों से दंडनीय अपराध है। और दूसरा अपवाद सरकारी संपत्तियों के लिए है। यहाँ पर साफ साफ कहा जा रहा है कि आप एक गलत नैरेटिव बनाते आ रहे हैं कि अगर आपके पास कागज नहीं है तो आपकी वक्फ की संपत्ति छीन ली जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये थोड़ा गोल मोल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये समझ में आ रहा है अमलेंदु जी। अभी थोड़ी देर पहले आप कुछ और धाराएं 1923, 1954, 1984, 1976, 1995 ये सब कह रहे थे। अब आप यहां पर अपनी दलील पेश कर रहे हैं, फिर आप बार बार नैरेटिव की बात कर रहे हैं कि एक नैरेटिव बनाया जा रहा है, तो यहां पर फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। अब कितना संवैधानिक तौर पर अपनी बातों को ये पुष्ट कर पाएंगे तुषार मेहता, ये देखना दिलचस्प होगा अमलेंदु जी। बिल्कुल राजीव जी, काफी ज्यादा दिलचस्प होगा देखना, चूंकि तुषार मेहता साहब की दलीलें राजीव जी वो सिर्फ सरकार की दलीलें हैं। तो सरकार किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को ये कर पाती है कि उसका कानून जो है बनाया हुआ जो है वो बिल्कुल सही है, और किसी भी संविधान के जो अनुच्छेद हैं और जो मूल अधिकार हैं जो या जो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार हैं उनका उल्लंघन नहीं करती है, और जो संपत्ति का अधिकार है उसका भी उल्लंघन नहीं करती है। ये अब उनको बताना होगा। और यहाँ जो है वो एक तरीके से जो बताया है उन्होंने एसजी मेहता ने राजीव जी, वो कहा है कि एक तो जो वक्फ यूज़र है वो अब से एक तरीके से कहा जाए वो मान्य मतलब नहीं होगा, उसका रजिस्ट्रेशन होगा। मतलब इसकी जब वक्फ यूज़र अब से उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ की अनुमति नहीं दी जाएगी सिवाय इसके कि वो पंजीकृत हो, निजी संपत्ति हो और सक्षम न्यायालय के निर्णय द्वारा शासित कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि चाहे जो भी हो उपयोगकर्ता द्वारा ही वक्फ रहेगा। तीसरा ये कि सरकारी संपत्ति इस पर रोक का क्या प्रभाव होगा। उन्होंने कहा कि हमने हलफनामे में लिखा है न केवल हर बल्कि विसंगति भी होगी। न्यायिक आदेश द्वारा वैध शासन का निर्माण होगा। जहां संसद ने जानबूझकर उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ को प्रीमियम दिया है, जिसने पंजीकरण के लिए 100 साल के आवश्यकता को चुनौती दी है, और कोई भी व्यक्ति 2025 में उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ का कानूनी दावा कर सकता है जब उसने पंजीकरण के लिए आवेदन करने का विकल्प नहीं चुना है। तो समिति द्वारा उद्धत शरारत को बढ़ावा मिलेगा कि कुछ वक्त जानबूझकर पंजीकरण से बच रहे हैं। ये उनका अपना तर्क है कि हमने इसको क्यों किया, कानून को इसलिए किया कि साहब वो कुछ जो है वो शरारत कर रहे हैं और गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज है उसके खिलाफ भी स्टे हो रहा है। ये उनका अपनी तरफ से राजीव जी तर्क है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर कहा गया है कि अगर रजिस्टर्ड है या प्राइवेट प्रॉपर्टी है या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, अगर ये 3 है तो 3 के अलावा आपको वक्फ बाय यूजर नॉट परमिटेड, और अगर वक्फ बाय यूजर कैसे परमिटेड नहीं है, और उसमें 3 को छोड़कर, इन 3 के सिवाय कि अगर रजिस्टर्ड है या प्राइवेट है या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, ये 3 अगर है तो आप वक्फ का मामला यहाँ बनता है। लेकिन अगर 3 नहीं है तो वक्फ बाय यूजर नहीं है, ये साफ साफ यहाँ कहा जा रहा है। और उसमें फिर दलीलें दी जा रही हैं, उसमें अपने हलफनामा का यहाँ पर यानी एफिडेविट जो दी गई है उसका यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं तुषार मेहता लगातार अपनी बात रखते हुए अब कपिल सिब्बल भी आ चुके हैं कोर्ट रूम नंबर 1 में, और जहाँ पर ये बहस चल रही है, जहाँ पर ये दलीलें पेश की जा रही हैं। लेकिन बहुत मज़ेदार है अमलेंदु जी, इन दलीलों को यहाँ आप सबके सामने रखना, और एसजी मेहता यहां पर बातें अपनी रख रहे हैं, और अब सरकारी पक्ष जो बातें कह रहा है उन बातों में कितना दम है ये तो रिजल्ट ही बताएगा। लेकिन आगे भी बातचीत चल रही है, कुछ और एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये कुछ और जजमेंट की बात कर रहे हैं अमलेंदु जी। आंध्र प्रदेश के जिक्र कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश में जो है वो संपत्तियों का कब्जा हो गया, वो कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि सरकार को अपनी संपत्ति की सुरक्षा में दिलचस्पी होनी, मतलब क्यों होनी चाहिए, क्योंकि इस करोड़ों लोगों की सरकार संरक्षक है, ये उनका कहना है। और बताया कि आंध्र प्रदेश ने वक्फ बोर्ड के खिलाफ एक मामला दायर किया और उसमें बहुत ही चौंकाने वाले तथ्य आए कि सरकार
सरकारी ज़मीन पर लगभग अतिक्रमण किया गया है, और वो उस फैसले को पढ़ के सुनाते हैं। फिर वो एक आर हनुमैया बनाम कर्नाटक राज्य का एक और फैसला है, उसको भी पढ़कर सुनाते हैं। यानी अब वो ये बताने की एक तरीके से राजीव कोशिश कर रहे हैं कि वक्फ के नाम पर कहाँ कहाँ जो है वो ज़मीनों पर कब्जे हो गए, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, और इसलिए जो है ये कानून लाया गया, ये उसको जस्टिफाई करने की एक तरीके से कहा जाए उनकी तरफ से कोशिश है। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल, कुल मिलाकर यहाँ कहा जा रहा है कि अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है या किसी की निजी प्रॉपर्टी नहीं है या सरकारी प्रॉपर्टी नहीं है, वक्फ बाय यूजर अगर आप कह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हो सकता है कि कहीं वहाँ गड़बड़ हो, कहीं सरकारी ज़मीन का अतिक्रमण किया गया हो और इसीलिए एनक्रोचमेंट हो, जिसको कहते हैं एनक्रोचमेंट किया गया हो, इसलिए यहाँ पर इस नियम की ज़रूरत है। और उसमें वो बता रहे हैं कि एक मामला वहाँ आंध्र प्रदेश का है, एक मामला कर्नाटक का है। कर्नाटक के मामले में आर हनुमैया बनाम कर्नाटक राज्य एक और फैसला आया था, और इस फैसले का भी यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, उस फैसले को यहाँ बता रहे हैं, दिखा रहे हैं तुषार मेहता। तो तुषार मेहता यहाँ पर उस फैसले में की जो PDF है वो यहाँ दिखाते हुए, बताते हुए कि ये देखिए ये फैसला है। यहाँ तुषार मेहता अपनी बात रख रहे हैं और प्रभावित करने की कोशिश तथ्यों के आधार पर कि कानून जो है ये कितना सही है, इस कानून से कितना फ़ायदा होने वाला है, ये सारी बातें यहाँ पर रखते हुए तुषार मेहता इसके आगे भी अपनी बात रख रहे हैं। और उन बातों में सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ये है, कह रहे हैं कि ये सरकार द्वारा अपने हित में कार्य करने के समान है। राजस्व अधिकारी राजस्व प्रविष्टियों का निर्णय करते हैं, और इसी तरह के तर्क एक अन्य निर्णय में भी उठे थे। कहा गया कि ये दर्शाया जाना चाहिए कि संबंधित अधिकारी का व्यक्तिगत पूर्वाग्रह या हित होना चाहिए। ये साफ साफ तुषार मेहता कह रहे हैं। अमलेंदु जी। जी हाँ, बिल्कुल राजीव जी। और यहाँ जो महत्वपूर्ण बात कही है, उन्होंने ये कहा है कि सरकार अब अपने हित में काम कर रही है, यानी ये कानून सरकार के हित में है, और अभी तक तो सरकार कह रही थी कि मुसलमानों के हित में है जी। तो यहाँ जो सरकार की दलील थी एक तरह से राजीव जी, उसको तो खुद जो था एसजी ने मान लिया कि हाँ ये सरकार के हित में है। वो कह रहे हैं चूंकि दिस अमाउंट्स टू गवर्नमेंट एक्टिंग इन इट्स ओन कॉज, रेवेन्यू ऑफिसर्स डिसाइड द रेवेन्यू एंटिटीज, यानी कि जो अधिकारी हैं राजस्व बोर्ड के, वो इसका रिकॉर्ड तय करते हैं, फिर वो क्राफर्ड बेली निर्णय के जो है जिक्र करते हैं, साहब उसको आप देख लिया जाए। तो यानी कह रहे हैं कि राजस्व प्राधिकरण ने हमेशा राजस्व रिकॉर्ड तय किए हैं, ये इनका कहना है। अब राजस्व प्राधिकरण ने राजस्व रिकॉर्ड तय किए हैं, तो राजीव जी फिर ये सवाल भी उठ सकता है कि भाई अगर 78 साल हो गए तो इन 78 सालों में राजस्व विभाग ने ये जो संपत्तियां थी वक्फ की, फिर इनको रजिस्टर्ड क्यों नहीं किया? फिर अब फिर ये भी सवाल तो हो जाएगा, उठेगा फिर आगे आकर। मतलब जो आप दलीलें दे रहे हैं वो दलीलें टिकती हुई नजर नहीं आ रही है। ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि अगर 78 सालों में राजस्व विभाग ने इनको वक्फ की संपत्ति माना और दूसरी संपत्ति में दर्ज नहीं किया, उस पर कोई विवाद नहीं हुआ, तो अब सरकार क्या इस कानून के जरिए बिल्कुल यहाँ पर एक और बड़ी बात कह रहे हैं, यहाँ पर एक और बड़ी बात हो रही है। कह रहे हैं वक्फ बाय यूजर जो है वो वक्फ बाय यूजर जिसका जिक्र बार बार आ रहा है, वक्फ बाय यूजर एक मौलिक अधिकार नहीं है। ये कहने हैं यहाँ पर तुषार मेहता, वक्फ बाय यूजर एक मौलिक अधिकार नहीं है और इसे कानून द्वारा मान्यता दी गई थी। मौलिक अधिकार नहीं है मतलब ये अब संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान का जिक्र, चूंकि संवैधानिकता की बात हो रही है तो संविधान के अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स की बात लाकर यहाँ पर कहा जा रहा है एसजी मेहता की तरफ से कि वक्फ बाय यूजर इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, इट वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेटस। यहाँ पर कानून के द्वारा इसको मान्यता दी गई, जजमेंट्स, हाँ कानून के द्वारा, बिल्कुल इसको कानून के द्वारा मान्यता दी गई। और निर्णय कहता है कि अगर अधिकार विधायी नीति के रूप में प्रदान किया जाता है तो अधिकार हमेशा छीना भी जा सकता है। हाँ। कानून के द्वारा अगर अधिकार दिया गया है तो उस अधिकार को छीना भी जा सकता है, और यही यहाँ पर प्रस्ताव है, प्रस्तावित यही है, यहाँ पर कहा जा रहा है। अमलेंदु जी, एक बहुत ही अहम बात, वक्फ बाय यूजर की बात हो रही थी लगातार कि वक्फ बाय यूजर में उतनी सारी प्रॉपर्टीज हैं जिसके पास दस्तावेज नहीं है, जो रजिस्टर्ड नहीं है, जिसको वक्फ मान लिया गया है, और उनको लेकर ही यहां कहा जा रहा है कि ये तो एक आपका ये मौलिक अधिकार ही नहीं है। जी बिल्कुल, यहां पर मौलिक अधिकार नहीं है और इसको संवैधानिक रूप से साबित करने की कोशिश हो रही है। और क्योंकि संविधान की बात यहां पर लाई गई थी कल भी और आज भी, CJI
गवई के साहब की तरफ से। हाँ बिल्कुल राजीव जी, जब ये सवाल पूछा गया था और जो कल दलीलें दी गई थी उसमें यही कहा गया था कि ये जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, उसका भी हनन करता है ये कानून। अब इसको जस्टिफाई कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो वक्फा यूजर था वो 1954 में विधायी नीति के रूप में पेश किया गया था और अब वैधानिक नीति में बदलाव और शरारत के मद्देनजर 2025 में से हटा लिया गया है, जिसे मैंने समझाया है। यानी राजीव जी जो बात कही जा रही थी कपिल सिब्बल की तरफ से, उसको ये स्वीकार कर रहे हैं तरीके से कि हाँ अब इन्होंने इसको हटा लिया है और 2025 का जो अधिनियम है वो 1954 का जो कानून है उसका एक तरीके से एबॉलिश करता है उसको, ये कहते हैं। फिर वो एक जो है वो बताते हैं, एक निर्णय भी पढ़ते हैं और बताते हैं कि ज़मीनी हकीकत और बदलती सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखना होगा। तो अभी सामाजिक परिस्थितियाँ क्या हैं और बदलती क्या है, ये अब इनको मुझे लगता है कि स्पष्ट करना चाहिए और शायद सुप्रीम कोर्ट पूछ सकता है इनसे कि भाई बताइए क्या सामाजिक परिस्थितियाँ बदलती हुई आपको दिखाई पड़ रही है इस समय राजीव जी। जी बिल्कुल, वक्फ बाय यूजर जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1954 में, 1954 में वक्फ बाय, इनका कहना है, तुषार मेहता का कहना है कि वक्फ बाय यूजर को इंट्रोड्यूस हमने किया था 1954 के एक्ट में, जिसको 2025 के एक्ट में हटा लिया गया है। ये साफ साफ यही तो है अमलेंदु जी राजीव जी। ये और इससे आगे बढ़कर एक और बात कह दी है तुषार मेहता साहब ने। उन्होंने कहा है कि जो अनुच्छेद 25 और 26 पर उन्होंने कहा है कि जब तक शोध नहीं हुआ था तब तक यह पता नहीं था कि धर्म के आवश्यक हिस्से का सिद्धांत डॉक्टर अंबेडकर द्वारा विकसित किया गया था। तो वक्फ एक इस्लामी अवधारणा है, विवादित नहीं है, लेकिन वक्फ इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, ये कह रहे हैं। और जब तक ये साबित नहीं हो जाता बाकी तर्क विफल हो जाते हैं। अब यानी वक्फ इस्लाम का हिस्सा है, अब ये साबित करना है, वरना सारे तर्क विफल हैं। अब खुद मान लिया इन्होंने कि सारे तर्क जो है वो सही हैं, अब आपको सिर्फ यही साबित करना है कि वक्फ जो है इस्लाम का हिस्सा है। अब यहाँ पे ये साफ दिख रहा है क्योंकि उस समय चूंकि आखिर लाइन जो इन्होंने कहा था तुषार मेहता ने लंच पे जाने से पहले कि मिलॉर्ड आप स्टे देने से पहले हमारे इन तर्कों को समझ लीजिए, इस पर आप थोड़ा विचार कीजिएगा। इस पर जस्टिस गवई ने कहा था, सीजेआई गवई ने कहा था कि मैंने पहले ही कह दिया है कि संवैधानिकता को यहाँ पर प्रमाणित करना होगा, इसलिए ये संविधान की बात कर रहे हैं। आप देखिए मौलिक अधिकार की बात कर रहे थे अभी, अब आर्टिकल 25 और 26 की बात कर रहे हैं और 25 और 26 के हिसाब से साफ साफ कह रहे हैं कि जिस समय डॉक्टर अंबेडकर ने यह कानून बनाया, मतलब हमारा संविधान बनाया, उस समय इतना शोध नहीं हुआ था। और वक्फ इज एन इस्लामिक कॉन्सेप्ट not disputed, but वक्फ is not an essential part of Islam। ये साफ साफ यहां कहा जा रहा है। यानी कह रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने जब संविधान बनाया था तो उस समय वक्फ इस्लाम का कंसेप्ट है, इसमें कोई भी डिस्प्यूट नहीं है, लेकिन उसका अभिन्न अंग है, ये एसेंशियल पार्ट है, यानी इस पर जो है विवाद है, ये कह रहे हैं। अरे भाई जो संविधान बना था तो संविधान की तो बात मानोगे ना। डॉक्टर अंबेडकर ने जिस समय बनाया था, चाहे आज हो, तो जो संविधान बना था तो उसमें संविधान में जब ये कहा गया था कि ये मुस्लिम प्रैक्टिस का हिस्सा है वक्फ जो है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि साहब ये उसका इस्लाम का हिस्सा अब नहीं है? अब आप कैसे कह सकते हैं 2025 में? यानी जब संविधान बना था उस समय ये बात स्वीकार कर ली गई थी और 78 सालों तक ये चलती चली आई, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि वक्फ जो है इस्लाम का प्रैक्टिस का हिस्सा नहीं है राजीव जी? ये बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि ये साबित करना होगा, जब तक कि ये साबित नहीं होता है कि वक्फ जो है वो इस्लाम का अभिन्न हिस्सा है, अनिवार्य हिस्सा है, वक्फ एसेंशियल पार्ट है इस्लाम का, ये आप साबित कर दीजिए, तब तक जितने भी तर्क हैं वो बेकार हो जाते हैं, आर्गुमेंट फेल हो जाते हैं, रेस्ट आर्गुमेंट्स फेल। यहां साफ साफ कह रहे हैं तुषार मेहता, यानी जितने भी आर्गुमेंट आप लोग दे रहे हैं, दूसरे पक्ष वाले दे रहे हैं, सारे आर्गुमेंट आपके फेल हो जाएंगे। पहले आप संवैधानिक तौर पर यह बता दीजिए कि वक्फ जो है इस्लाम का अभिन्न अंग है, इस्लाम का एक एसेंशियल पार्ट है, ये बताइए, ये साबित कीजिए। ये यहाँ पर ये साबित करने के लिए इन्होंने एक चुनौती दे दी है अमलेंदु जी यहाँ पे। अब देखते हैं कि सीजेआई क्या कहते हैं या जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह क्या कहते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू होगा। जी बिल्कुल। अब ये कहना है कि जब जो चैरिटी है, मतलब जो दान है, वो एक धर्म का हिस्सा नहीं है, ये कोर्ट ने कहा कि आप जो मतलब ये एसेंशियल पार्ट नहीं है। हिंदुओं में भी दान होता है, क्रिश्चियंस में भी होता है, सिख्स में भी होता है, लेकिन ये एसेंशियल मतलब आवश्यक उसका अंग नहीं है, ये उनका कहना है। और फिर कह रहे हैं कि वो डॉक्टर अंबेडकर की जो स्पीच थी रिलीजियस प्रैक्टिस एंड एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस डेमोक्रेसी पर, उसका एक पार्ट जो है वो पढ़कर बताते हैं कि मतलब जो यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित एक स्पीच थी डॉक्टर अंबेडकर की, उसका जो है कुछ हवाला देते हुए नजर आते हैं राजीव जी एस सी मेहता साहब।
बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने कहा है कि दान सभी धर्मों का एक हिस्सा है। चैरिटी इज अ पार्ट ऑफ ऑल रिलीजन। दान सभी धर्मों का एक हिस्सा है, लेकिन अदालत ने कहा है कि ये एक एसेंशियल पार्ट नहीं है। दान हिस्सा है सभी धर्मों का, चाहे वो हिंदुओं के पास है, ईसाइयों के पास है, सिखों के पास है, लेकिन ये एसेंशियल पार्ट नहीं है, ये कह रहे हैं तुषार मेहता। और डॉक्टर अंबेडकर के भाषण का रेफरेंस यहां देते हैं कि धार्मिक अभ्यास और आवश्यक धार्मिक अभ्यास का सीमांकन होना चाहिए। उनके एक भाषण का जिसमें समान नागरिक संहिता से संबंधित वो भाषण जो है वो डॉक्टर अंबेडकर साहब का भाषण था, जिसमें उन्होंने धार्मिक अभ्यास यानी रिलीजियस प्रैक्टिस और एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस इसकी बात उन्होंने कही थी, डिमार्केशन। द स्पीच वाज रिलेटेड टू यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी पर ये स्पीच, उनका ये भाषण डॉक्टर अंबेडकर का, उसके रेफरेंस को यहाँ दे रहे हैं और बता रहे हैं कि चैरिटी ठीक है, चैरिटी एक हिस्सा है, एक रिलीजन का एक पार्ट है, यहाँ पर दान मिलता है, लेकिन ये कोई एसेंशियल पार्ट नहीं है। और इसीलिए जब वक्फ है, वक्फ भी चैरिटेबल ट्रस्ट की तरह अगर आप देखते हैं या चैरिटी की तरह देखते हैं तो ये भी एसेंशियल पार्ट नहीं है। जैसे उधर चैरिटी हिंदुओं का एसेंशियल पार्ट नहीं है, सिखों का नहीं है, ईसाइयों का नहीं है, तो ऐसे ही वक्फ मुसलमानों का नहीं है। ये साबित करने की कोशिश है, दूसरे ढंग से नाक को घुमा के पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कितना यहाँ पर इनकी दलीलें कितनी यहाँ पर सही साबित होती हैं ये देखना दिलचस्प होगा। अमलेंदु जी, बहुत ही दिलचस्प मुकाबला यहाँ चल रहा है, बहुत ही कहें तो एक मज़ेदार तर्क, और जिसमें थोड़ी हंसी भी आती है, लेकिन चूंकि तर्क है और देश के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अपनी बात रख रहे हैं, तो इसलिए उन बातों में दम और उसकी गहराई को तो देखना ही होगा। अमलेंदु जी, हाँ बिल्कुल राजीव जी, लेकिन एक बात समझ में आती है राजीव जी साफ तौर पर कि तुषार मेहता साहब ने आखिर में जब तर्क दिए हैं उसमें खुद स्वीकार कर रहे हैं कि पहले के सारे तर्क बेकार हैं, अब केवल बात इस पर आ गई है कि वक्फ जो है वो आवश्यक अंग है इस्लाम का कि नहीं है, मतलब इस पर बात आगे टिक गई है। इसका मतलब ये तो कहना यही चाहते हैं एसजी तुषार मेहता जी। और अगर ये साबित हो जाए कि वक्फ जो आवश्यक अंग है, इसका मतलब वो कानून अवैध हो जाएगा, क्या ये कहना चाहते हैं? 2025 का कानून अवैध हो जाएगा, और इसलिए 2025 का कानून जो बना है चूंकि वो इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है, इसलिए आपकी मनमर्जी आप इस वक्फ की संपत्तियां छीन सकते हैं, क्या ये कहना चाहते हैं? क्या इस तरह की बात है? मुझे लगता है कि कपिल सिब्बल जब आएंगे शायद ये तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं कपिल सिब्बल कि मेहता साहब आप कहना आखिर क्या चाहते हैं? कहना आप यही चाहते हैं क्या कि भाई अगर अभिन्न अंग नहीं है इस्लाम का तो सरकार वक्फ की संपत्तियां छीन सकती है? क्या ये कहना चाहते हैं? हो सकता है कपिल सिब्बल इस पर राजीव जी अपनी बात रखें। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर अपनी बात तो विपक्ष के वकील रखेंगे ही, और यहाँ पर लेकिन जो बात अभी इन्होंने कही है वो बहुत गंभीर है। पहले तो इन्होंने आर्टिकल 25 और 26 का हवाला देते हुए साफ साफ कह दिया कि डॉक्टर अंबेडकर ने जिस समय आर्टिकल 25 और 26 बनाया, यानी संविधान का निर्माण हुआ, उस समय वक्फ को इस्लामिक कॉन्सेप्ट, वक्फ जो है वो एक इस्लामिक कॉन्सेप्ट तो है लेकिन एसेंशियल पार्ट नहीं है इस्लाम का। एक तो ये उन्होंने कह दिया, और दूसरा ये कहा कि और इस पे अभी आर्गुमेंट जो है वो देना चाहिए, वरना जितने भी आर्गुमेंट हैं वो फेल हो जाएंगे। पहले इसको साबित कीजिए। यहाँ राजीव जी एक बात और कह दी एसजी साहब ने, और पूरी मुझे लगता है बहस इस पे आकर टिक जाएगी। उनका कहना है कि इस्लाम में वक्फ कुछ और नहीं बल्कि सिर्फ दान है। अब दान है तो दान को सरकार तो नहीं छीन सकती, दान है अगर राजीव जी, अब यह आ जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट का राजीव जी खुद का फैसला है बंबई के कुछ चैरिटेबल ट्रस्ट को लेकर कि इस्लामिक मतलब मुस्लिम्स द्वारा बनाए हुए सभी ट्रस्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट जो है वो वक्फ नहीं है, वक्फ अलग है और ट्रस्ट अलग है, ये बात है। और यहां राजीव जी ये एक तरीके से उसको वक्फ को सिर्फ जो है वो चैरिटी करके एक ट्रस्ट के रूप में दिखाना चाहते हैं, और शुरू में भी इनकी दलील ये थी। मुझे लगता है यहां पर आकर शायद एसजी मेहता साहब घिर गए हैं, और हो सकता है कि सीजीआई ही इन पर कोई सवाल इनसे पूछ लें राजीव जी। जी बिल्कुल, हो सकता है सीजीआई कुछ सवाल पूछे, लेकिन यहाँ पर बहुत ही गंभीर चर्चा, और उसमें भी जब इस्लाम की बात हो रही है, ये जब डॉक्टर अंबेडकर के स्पीच को रेफर कर रहे हैं यहाँ पर तुषार मेहता एक तो रजिस्ट्रेशन की बात, उसके बाद जो आखिरी उन्होंने ब्रह्मास्त्र कह लीजिए उसको चल दिया, और उसमें तुषार मेहता ने साफ साफ वक्फ को इस्लामिक कॉन्सेप्ट से बाहर कर दिया है। ये एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम है ही नहीं, ये कह रहे हैं, और पहले इसी को साबित कर दीजिए कि ये एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम है तभी वक्फ। लेकिन सवाल ये उठता है कि एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम की बात आप कर रहे हैं, लेकिन मस्जिद के लिए क्या कहेंगे?
नहीं राजीव, सवाल ये कि ठीक है, अगर आप कह रहे हैं कि एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम नहीं है, हमने आप ही की बात मान ली कि एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम नहीं है, लेकिन ऐसा होने पर क्या सरकार को अधिकार मिल जाता है कि वो वक्फ की संपत्तियों का अधिग्रहण कर ले, उसको छीन ले? बात तो यहां आ रही है ना, बात तो यहां आ ही नहीं रही है कि उसका अभिन्न अंग है कि नहीं है। बात तो यहां आ रही है कि आपकी धारा 3C, आपकी धारा 3D, आपकी 3R जो है, ये सारी धाराएं जो नए कानून की हैं, ये वक्फ की संपत्तियों को छीन रही हैं। ये तर्क है। तो इस तर्क पे आप कहां टिकते हैं? तो आप उस तर्क पर तो आप टिक नहीं रहे। आप कह रहे हैं कि जो सारे तर्क दिए गए वो बेमानी है। केवल तर्क ये है कि चूंकि इसका अभिन्न अंग नहीं है इस्लाम का, इसलिए इस पर कोई बात नहीं हो सकती, इसलिए कानून सही है। तो ये तो संवैधानिकता नहीं हुई कानून की। यही तो कहा जस्टिस गवाई ने लंच से पहले कि हमने कल भी कहा था कि हम केवल कानून की संवैधानिकता पर बात करेंगे, सामूहिकता या समुदाय या भावनात्मक उस पर हम बात नहीं करेंगे। तो यहाँ तो बात यही आ रही है राजीव जी, कानून की संवैधानिकता पर सवाल उठ रहा है। अब ये साफ साफ कह रहे हैं, वक्फ पे ही ये सवाल कर रहे हैं। कह रहे हैं कि कई देशों में वक्फ की अवधारणा है ही नहीं। मेनी कंट्रीज डोंट हैव वक्फ एज कॉन्सेप्ट एंड देयर आर ट्रस्ट। कह रहे हैं बहुत सारे देश हैं जहां पर कॉन्सेप्ट में वक्फ है ही नहीं, वहां पर सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट है। इसके अलावा ये जॉन बल्लमट्टम और अन्य, हाँ, बल्लमट्टम जो हैं और अन्य बनाम भारत संघ के मामले का यहाँ पर उन्होंने एक वो दिया है और कह रहे हैं कि मान लीजिए कि अधिकांश मुसलमान जो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हैं, क्या वे मुसलमान नहीं रह जाएंगे? ये सुप्रीम कोर्ट ने उस समय कहा था। दैट्स द टेस्ट लेड बाय सुप्रीम कोर्ट। ये सुप्रीम कोर्ट ने उस समय कहा था कि अधिकांश मुसलमान जो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हैं, क्या वे मुसलमान नहीं रह जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में ये जॉन बल्लमट्टम और भारत सरकार के लिए की तरफ से ये जो केस था उसको रेफर किया है इन्होंने। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ इन्होंने कही है कि वक्फ अपने आप में एक अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है। ये कह रहे हैं वक्फ अपने आप में एक अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है, इसीलिए इस पर आर्टिकल 25 और 26 लागू नहीं होता है जी। यानी साफ साफ ये है कि वक्फ के कॉन्सेप्ट को अब धीरे धीरे सरकार खत्म करेगी और इसको ट्रस्ट में तब्दील करेगी। ये अब इतने साल से वक्फ संशोधन कानून की जो हम लोग बात सुन रहे थे, सरकार की मंशा क्या थी, वो यहां उजागर हो गई है। अमरिंदर जी, बिल्कुल राजीव, सरकार की मंशा उजागर हो गई। जैसा कि मैंने जिक्र किया कि जो बॉम्बे का जो मामला आया है उसमें साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश है राजीव जी उसमें कि सभी जो ट्रस्ट है वो वक्फ नहीं है, यानी ट्रस्ट अलग है और वक्फ अलग है। ये सुप्रीम कोर्ट का खुद का फैसला आ चुका है पहले ही। तो यहाँ जो जिस तरीके से कोशिश की जा रही है, यहाँ तो ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि सब जो वक्फ है वो इस्लाम का हिस्सा ही नहीं है, अभिन्न अंग ही उसका नहीं है। तो इसके आधार पर भी राजीव जी, अगर कानून की संवैधानिकता सवाल है तो इसके आधार पर सरकार को जमीनें छीनने का हक नहीं मिल जाता जी। ये यहाँ महत्वपूर्ण बात है। मुझे लगता है जैसे कृषि कानूनों पर स्टे हुआ था, इन पर भी इसी तरीके से स्टे हो सकता है राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर ये तमाम बातें, लेकिन इसके आगे भी तुषार मेहता सेक्शन 9 और 14 का हवाला कर रहे हैं और सेक्शन जो अभी जो नया बना है कानून, उसमें धारा 9 और धारा 14 केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड की बात कर रहे हैं। अब सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ बोर्ड की बात कर रहे हैं और यहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ पर 3 लेयर हैं, 3 परतें हैं। पहली परत जो है वो है केंद्रीय सेंट्रल काउंसिल की, और जो प्रशासन के बारे में निर्देश जारी करती है और वक्फ से संबंधित नहीं, जो मस्जिद, स्कूल आदि है उससे संबंधित यहाँ पर किया जाता है। पहला और आगे जो राजीव जी बात कह दी है वो बड़ी मजेदार बात कह दी है और ये फिर कपिल सिब्बल के तर्क की पुष्टि कर दी है। अब उन्होंने कहा, एसजी मेहता ने, कि अधिकतम 2 मुस्लिम सदस्य देने से क्या इसका चरित्र बदल जाएगा, क्वेश्चन किया। फिर कहते हैं कि वक्फ बोर्ड धार्मिक चरित्र में शामिल नहीं है, यानी उसको धार्मिक नहीं मान रहे हैं, ये कहना है। और कह रहे हैं कि हिंदू बंदोबस्ती में जो आयुक्त है वो मंदिर के अंदर जा सकता है और पुजारी नियुक्त कर सकता है, लेकिन वक्फ बोर्ड किसी भी धार्मिक कार्य को नहीं छूता है जी। कह रहे हैं वक्फ बोर्ड केवल धर्मनिरपेक्ष कार्य करता है। हाँ, ये यानी वक्फ बोर्ड डिस्चार्जेज ओनली एंड ओनली सेकुलर फंक्शन, रजिस्टर मेंटेनेंस, अकाउंट्स, ऑडिट्स एटसेट्रा, प्योरली सेकुलर। यहाँ पर पूरी तरह से वक्फ बोर्ड जो है वो सेकुलर है, धर्मनिरपेक्ष है। इसीलिए यहाँ पर मुसलमानों के अलावा हिंदू या दूसरे धर्म के लोग भी होने चाहिए।
ये साफ है यहाँ पे, यानी साफ साफ यहाँ सत्ता पक्ष अपनी बात रखते हुए, जिसे सत्ता पक्ष इसको एक तो आर्टिकल 25-26 से बाहर रखने की गुजारिश, और उसमें भी कि ये इस्लाम के कॉन्सेप्ट से बाहर है, इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट है उसमें ये साबित कीजिए कि ये धार्मिक अंग है, पहली बात, और अगर नहीं है तो इसको पूरा का पूरा ट्रस्ट में, और पूरी दुनिया में कहीं भी दूसरे देशों में वक्फ नहीं है, ट्रस्ट है, और इसको उसी हिसाब से देखा जाना चाहिए। और अगर ट्रस्ट है तो ट्रस्ट की रजिस्ट्री तो होनी चाहिए, नियम है अपने यहाँ। जब आप इसको ट्रस्ट पे तब्दील करेंगे तो ट्रस्ट के जो नियम है वही नियम इस पे लागू होंगे। अमलेंदु जी तो ये तुषार मेहता उस दिशा में इस पूरे केस को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, दिखाई दे रहा है। जी राजीव जी, और एक तरीके कहा जाए कपिल सिब्बल ने जो कल जो तर्क रखे थे उनकी पुष्टि करते हुए नजर आ रहे हैं। कपिल सिब्बल ने भी कल यही कहा था कि भाई एक तरीके से वक्फ जो है वो ट्रस्ट नहीं है, पहले तो ये समझना होगा। वक्फ जो है वो दान है, और एक बार जो वक्फ हो गया वो हमेशा वक्फ रहेगा, उसकी प्रकृति नहीं बदल सकती। ट्रस्ट की संपत्तियों की राजीव जी प्रकृति बदल सकती है, सरकार चाहे तो जब चाहे तब उसका अधिग्रहण कर सकती है, लेकिन वक्फ ट्रस्ट नहीं है। और यही दलील जो थी बार बार दी गई थी कपिल सिब्बल और जो अधिवक्ता थे उनके सबकी तरफ से राजीव जी। जी बिल्कुल, जो कपिल सिब्बल की तरफ से दी गई थी। लेकिन यहाँ पे अब फिर से आर्टिकल 25 और 26 पे आते हैं, कह रहे हैं कम टू आर्टिकल 25 एंड 26 जो संविधान में है, कॉन्स्टिट्यूशन में है, और कह रहे हैं हम वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड से निपट रहे हैं जो केवल धर्मनिरपेक्ष कार्य करता है, और संविधान इसकी अनुमति देता है। संविधान अनुमति देता है कि आप धर्मनिरपेक्ष कार्य करिए, और ये धर्मनिरपेक्ष कार्य कर रहा है। वक्फ बोर्ड से निपट रहे हैं हम, और वक्फ बोर्ड, वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड, और ये जो है ये सेकुलर फंक्शन को सुपरविजन करता है, और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इसे परमिट भी करता है। और उस हिसाब से ये हम लोग जो काम कर रहे हैं, हमने जो नियम बनाया है, ये बिल्कुल सही है, और इसलिए यहाँ पर कुछ भी ऐसा वैसा नहीं है। मिलॉर्ड, इस पे कोई भी फैसला मत लीजिए, फैसला लेने से पहले इन तमाम पहलुओं को देख लीजिए, ये यहाँ कहा जा रहा है एसजी तुषार मेहता की तरफ से। तो अब सीधा सीधा जो इसका जो संवैधानिक पक्ष है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पक्ष है, उस पक्ष को ला रहे हैं यहाँ तुषार मेहता। और सबसे पहले उन्होंने एक बात, सबसे बड़ी बात, कि इस्लामिक कॉन्सेप्ट है ही नहीं ये दान की हुई चैरिटेबल ट्रस्ट। अगर चैरिटी है तो चैरिटी हिंदुओं में भी है, मुसलमानों सिखों में भी है, और ईसाइयों में भी है, और वैसे ही अगर मुसलमानों में भी है, उधर भी ट्रस्ट है तो इधर भी ट्रस्ट होना चाहिए, वक्फ नहीं होना चाहिए। ये इसका मतलब यही है। बिल्कुल बिल्कुल राजीव जी, यहाँ इसका मतलब यही है। लेकिन एक बड़ी अच्छी बात है राजीव जी कि सरकार की तरफ से तुषार मेहता साहब जो कह रहे हैं कि ये सेकुलर कानून है, यानी सेकुलरिज्म पे सरकार का भरोसा है जी, यानी अब सेकुलरिज्म को गालियां नहीं दी जाएंगी, सेकुलरिज्म को सेकुलर अब नहीं कहा जाएगा। इसका मतलब यही समझा जाए मोदी जी अब सेकुलर हो गए हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी सेकुलर हो गई है, और अब संविधान से सेकुलरिज्म शब्द हटाने की अब अपीलें जो है सुप्रीम कोर्ट में नहीं डाली जाएंगी बीजेपी के नेताओं द्वारा। ये समझा जाना चाहिए क्या? ये भी अब सवाल राजीव जी उठता है इस बीच में। बहरहाल जो कहना चाहते हैं अपने तुषार मेहता साहब राजीव जी, वो साफ तौर पर यही है कि ये एक तरीके से जो है कि वो ये बताना की कोशिश कर रहे हैं कि जो नया कानून बना है वो पूरी तरीके से सेकुलर है, और ये जो है केवल वक्फ बोर्ड जो है वो केवल रख रखाव करता है और वो धार्मिक कार्यों में वो काम नहीं करता। और वो कहते हैं कि अनुच्छेद 25 जो है, तो हम 25(2)(a) से चिंतित हैं, इसमें धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों को नियमित करने की शक्ति है जी। अभी संविधान का जो अनुच्छेद 25 है उस पर भी सवाल उठाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यानी एक तरफ आपका भरोसा जो है सेकुलरिज्म में आप बता रहे हैं सेकुलरिज्म है, और दूसरी तरफ आप संविधान के अनुच्छेद 25(2)(a) जो है उससे आप चिंतित भी हैं। ये भी आप इसी के साथ साथ कह रहे हैं राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों को नियमित करने की शक्ति है ये संविधान का आर्टिकल 25(2)(a) आर्टिकल 25(2)(a) इसका जिक्र यहाँ करते हुए, और इस यहाँ पर एसजी तुषार मेहता अपनी बात रखते हुए और संवैधानिक पहलू को यहाँ पर, चूंकि कोर्ट ने कहा कि संवैधानिक पहलू पे हम चर्चा करेंगे, तो यहाँ पर संवैधानिक पहलू पर चर्चा करते हुए एसजी तुषार मेहता जो बातें रख रहे हैं उस पर बहुत गंभीरता से सोचने समझने की ज़रूरत। और यहाँ पर आर्टिकल 25(2)(a) की बात हो रही है, उपधारा मतलब 25 आर्टिकल जो अनुच्छेद है उसकी उपधारा 2 और उसमें भी ए उसकी बात हो रही है, देयर इज पावर टू रेगुलर सेकुलर एक्टिविटीज, ये यहाँ पर कह रहे हैं। लेकिन बार बार सेकुलर का जिक्र आ रहा है अमलेंदु जी, बहुत जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल
बाबा सेकुलरिज्म का जिक्र आ रहा है और सेकुलरिज्म को सही भी बता रहे हैं और सेकुलरिज्म को सवाल भी उठा रहे हैं। धारा 25 जो उस पर सवाल भी उठा रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि ये कानून जो पूरी तरीके से सेकुलर है। तो अब कहना क्या चाहते हैं तुषार मेहता साहब, ये तो तुषार मेहता साहब जाने, लेकिन आखिरी बात जो उन्होंने राजीव जी कही है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। और वो महत्वपूर्ण ये है कि वक्फ जो है वो अभिन्न अंग इस्लाम का नहीं है। कुल मिलाकर पूरी बहस जो वो इसी पर केंद्रित करना चाहते हैं एसजी तुषार मेहता साहब, और ये तर्क देना चाहते हैं कि चूंकि वक्फ जो है वो इस्लाम का हिस्सा अभिन्न अंग नहीं है, इसलिए जो है इस सरकार जो है वो वक्फ की संपत्तियां छीन सकती है, ये शायद कहना चाहते हो। और कह रहे हैं कि एसजी मेहता की अल्पसंख्यक मंत्रालय ने इसे रिकॉर्ड में रखा है, जेपीसी ने इसे दर्ज किया है, लेकिन आपके माननीय को बताया गया कि अधिकतम गैर मुस्लिम होंगे, ये अनुचित है, ये बता रहे हैं मतलब ये। और बता रहे हैं कि धारा वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम की बात कर रहे हैं, उसमें कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक मंत्रालय ने इसे रिकॉर्ड में रखा है, जेपीसी ने इसे दर्ज किया है, लेकिन आपके माननीयों को बताया गया है, लॉर्डशिप को बताया गया है, योर लॉर्डशिप आप सबको बताया गया है, जो झूठ बताया गया कि इसमें अधिकतम संख्या मुसलमानों की है, बोर्ड में ये गलत बताया गया है। जबकि धारा 9 और धारा 14 में प्रावधान जो है पदेन का प्रावधान है, जेपीसी को लिखित रूप से दिया गया है कि अधिकतम केवल 2 गैर मुस्लिम होंगे, इसमें अधिकतम केवल 2 गैर मुस्लिम होंगे ये बताया गया है। जबकि यहाँ पर और लिखित रूप में दिया गया है, बट आप लोगों को इस बारे में गलत सूचना दी गई है मिलॉर्ड। अब यहाँ राजीव जी एक सवाल ये उठता है कि जो आपने जेपीसी में दिया था और आप जो कानून लेकर आए उसमें क्या अंतर है? यही तो कहा था कपिल सिब्बल ने कि धारा 3C और 3G जो थी वो जेपीसी में नहीं थी, वो जिस समय कानून लेकर आए आपने उस समय आकर उसमें शामिल कर दिया उसको और बिना बहस के वो पारित हो गया। यही तो कहा कल तर्क था राजीव जी कपिल सिब्बल का जी, कि ये 3C और 3G जो थी, और इस पर सीजीआई ने पूछा भी था कि क्या इस पर मतदान के समय भी बहस नहीं हुई। ये जो आया, तो अब यहाँ राजीव जी एक तरीके से ये स्वीकार करना, अब ये तो बता रहे हैं कि साहब अल्पसंख्यक मंत्रालय ने इसको रिकॉर्ड में रखा और जेपीसी ने इसको दर्ज किया, लेकिन आपको गलत सूचना दी गई। भाई जेपीसी ने इसको दर्ज किया, अल्पसंख्यक मंत्रालय ने इसको रिकॉर्ड में रखा, लेकिन सवाल ये है कि जब ये जो रखा आपने, ये चीज़ आपके कानून में है कि नहीं है, ये भी तो स्पष्ट करना पड़ेगा। मुझे लगता है ये कपिल सिब्बल जब आएंगे तो उस पर शायद क्रॉस क्वेश्चन करेंगे कपिल जी। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे आप ये बता रहे हैं कि जेपीसी में जो ये कहा गया, बहुत चिंतन मनन के बाद ये माना गया, जेपीसी ने कहा है कि विविधता को बढ़ावा देने के लिए और शिया और सुन्नी के अलावा 2 गैर मुस्लिम और अन्य को शामिल करने के लिए वक्फ बोर्ड की संरचना का विस्तार किया गया है और इस कानून में। और समिति का मानना है, जेपीसी का मानना है कि गैर मुस्लिम लाभार्थी हो सकते हैं या अन्यथा वक्फ में रुचि रख सकते हैं, यानी गैर मुस्लिम लोग जो हैं उनको इसका लाभ भी मिल सकता है, जानकारियां मिल सकती हैं और इसके वक्फ में रुचि रख सकते हैं, तो इसके लिए उससे वो लाभार्थी भी हो सकते हैं। लेकिन राजीव जी, वक्फ करने के लिए 5 साल का प्रैक्टिस में मुस्लिम होना जरूरी है, लाभ लेने के लिए जरूरी नहीं है जी। मतलब गजब तर्क है हमारे मेहता साहब का और सरकार का, मतलब मेहता साहब क्या, सरकार के तर्क है ये, गजब सरकार का तर्क है कि आपको वक्फ करने के लिए तो 5 साल का प्रैक्टिस में मुस्लिम होना चाहिए, लेकिन उसका लाभ लेने के लिए आपको कोई जरूरी नहीं है कि आप जो है मुस्लिम हो। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब इसमें और भी बातें, अब एसजी मेहता जो हैं और भी बातें रख रहे हैं और बहुत बातें, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो महत्वपूर्ण हैं। कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों की निगरानी करने वाली एकमात्र सलाहकार संस्था की संरचना में बदलाव से मुसलमानों के अधिकारों का हनन नहीं होगा। कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक मंत्रालय जो है, अल्पसंख्यक माइनॉरिटी का मिनिस्ट्री अफेयर जो है वो उसका मानना है कि धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों की निगरानी करने वाली एकमात्र सलाहकार संस्था की संरचना में, यानी वक्फ बोर्ड में अगर हम कोई गैर मुसलमानों को अगर रखते हैं तो इससे उनके मुसलमानों के अधिकार में कोई हनन नहीं होगा, उनके अधिकार का कोई हनन नहीं होगा। दूसरी तरफ जो केंद्रीय कमेटी है उसके बारे में जो सेंट्रल काउंसिल है, वक्फ की जो सेंट्रल काउंसिल, वक्फ काउंसिल, तो वक्फ काउंसिल में 22 सदस्य अधिकतम होंगे, जिसमें 4 गैर मुस्लिम वक्फ बोर्ड में 4 गैर मुस्लिम होंगे। और वक्फ बोर्ड में ये बता रहे हैं कि वक्फ बोर्ड में 11 मेंबर होंगे टोटल, जिसमें मैक्सिमम 3 जो हैं वो गैर मुस्लिम हो सकते हैं। और अगर पदेन सदस्य हैं तो गैर मुस्लिम, पदेन सदस्य गैर मुस्लिम हैं तो अधिकतम 2 होंगे। ये बात बताई जा रही है कि 22 सेंट्रल उसमें काउंसिल में हैं और दूसरे जो हैं
और जिसमें 4 अधिकतम होंगे गैर मुस्लिम, और वक्फ बोर्ड जो है उसमें 11 सदस्य हैं जिसमें 3 गैर मुस्लिम हो सकते हैं, और अगर पदेन सदस्य हैं तो गैर मुस्लिमों की संख्या 2 अधिकतम हो सकती है। ये बात यहाँ कही जा रही है, बताई जा रही है सरकार की तरफ से अपनी बात रखते हुए तुषार मेहता की तरफ से। अमलेंदु जी। जी हाँ बिल्कुल राजीव जी। और अब ये भी कह रहे हैं वो तुषार मेहता साहब जो है कि ये जो गैर मुस्लिम हैं वो पीड़ित भी हो सकते हैं, प्रभावित भी हो सकते हैं, लाभार्थी हो सकते हैं, इसीलिए गैर मुस्लिमों को शामिल किया गया। मतलब तर्क दे रहे हैं कि गैर मुस्लिम क्यों शामिल किए गए, चूँकि जो याचिकाकर्ता था उनकी तरफ से कहा गया कि इसमें जो वक्फ बोर्ड में जो शामिल किए गए, वक्फ काउंसिल में गैर मुस्लिम शामिल किए गए हैं और उनका बहुमत हो गया है, जो कल कपिल सिब्बल का तर्क था, तो उसको वो इस तरीके से खारिज कर रहे हैं कि गैर मुस्लिम इसलिए शामिल किए गए हैं कि गैर मुस्लिम पीड़ित भी हो सकते हैं, प्रभावित भी हो सकते हैं और लाभार्थी भी हो सकते हैं, इसलिए जो गैर मुस्लिमों को इसमें शामिल किया गया है। और कहना है कि वक्फ बोर्ड जो है वो धार्मिक चरित्र में शामिल नहीं है, ये उनका एक तरीके से कहना है। राजीव जी, यहाँ पर एसजी मेहता एक एग्जाम्पल और दे रहे हैं, कह रहे हैं एक और बात, बॉम्बे और गुजरात पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, सभी मंदिर जो इसके तहत जो सभी मंदिर हैं वो बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट द्वारा शासित हैं। यानी जितने भी मंदिर हैं बॉम्बे में वो ट्रस्ट के द्वारा बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट के द्वारा शासित हैं, गवर्न किए जाते हैं, और चैरिटी कमिश्नर मुस्लिम भी हो सकते हैं। यहाँ कहा बताया जा रहा है कि चैरिटी कमिश्नर वहाँ मुस्लिम भी हो सकते हैं। तब सीजेआई ने कहा है कि किसी मुसलमान को शामिल किया गया है, उन्हें शामिल किया गया है, ये सवाल पूछ रहे हैं यहाँ पर सीजेआई, दे हैव बीन, ये पूछ रहे हैं। और ये एक अलग ढंग से इस पूरी बात को संवैधानिक चुनौती देने की यहाँ पर जो कोशिश है वो हो रही है, ये दिख रहा है अमलेंदु जी। इसके बाद हालांकि और भी तुषार मेहता ने अपने वक्तव्य दिए हैं, और उसमें एक इम्पॉर्टेंट है कि कह रहे हैं मंदिर जो वक्फ के विपरीत पूरी तरह धार्मिक हैं उनका प्रशासन मुस्लिम के अधीन हो सकता है। अब यहाँ पर दूसरी बात आ गई कि मंदिर जो वक्फ के विपरीत पूरी तरह से धार्मिक है, जबकि वक्फ को ये सेकुलर कह रहे हैं, और मंदिर जो कि पूरी तरह से धार्मिक है उसका प्रशासन जो है उसको गवर्न कोई मुसलमान कर सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन कुड बी अंडर मुस्लिम लॉ, मुस्लिम है ना। और 4 या 5 राज्यों में विशिष्ट धार्मिक बंदोबस्ती अधिनियम है जी, हाँ जी। बाकी राज्य धर्मनिरपेक्ष अधिनियमों द्वारा शासित हैं। ये कह रहे हैं 4 और 5 स्टेट हैव स्पेसिफिक रिलीजियस एंडोमेंट्स एक्ट जी, रेस्ट स्टेट्स आर गवर्न बाय सेकुलर एक्ट्स, ये यहाँ पर कहा जा रहा है एसजी मेहता की तरफ से। अमलेंदु जी। जी हाँ जी हाँ। और ये भी बताया जा रहा है कि जो 4 या 5 राज्य हैं उनमें विशेष धार्मिक बंदोबस्ती अधिनियम है, बाकी राज्य जो हैं वो धर्मनिरपेक्ष अधिनियमों द्वारा शासित हैं। और ये भी बता रहे हैं कि यहाँ तक कि वक्फ भी गैर मुस्लिम चैरिटी कमिश्नर के प्रशासन के अधीन हुआ करता था, ये बताया जा रहा है एसजी मेहता साहब की तरफ से। राजीव जी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये एसजी मेहता की तरफ से बताया जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ इसके अलावा वक्फ के बारे में जो बातें हो रही हैं उस पर, और क्या ये कानून पर रोक लगाएगी सुप्रीम अदालत या नहीं, यहाँ देखा जाएगा। और कह रहे हैं एसजी मेहता कि वक्फ भी गैर मुस्लिम चैरिटी कमिश्नर के अधीन हुआ करता था। ये साफ साफ कह रहे हैं इवन वक्फ यूज्ड टू बी अंडर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नॉन मुस्लिम चैरिटी कमिश्नर। जैसे बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट जो है उसके अंदर सारे मंदिर आते हैं, वैसे ही कभी किसी ज़माने में वक्फ भी गैर मुस्लिम चैरिटी कमिश्नर के अधीन हुआ करता था। ये बात कह रहे हैं यहाँ पर तुषार मेहता, यानी वो पूरा का पूरा इस मसले को संवैधानिक चुनौती देने वाली जो बात है उस पर ले आए हैं और संवैधानिकता को चुनौती दे रहे हैं कि आप लोग जो हमसे कह रहे हैं, जो सवाल पूछ रहे हैं, उन सवालों का जवाब यहाँ सुन लीजिए। नॉन मुस्लिम चैरिटी कमिश्नर के हवाले पहले जो है कई मंदिरें होती थीं और वक्फ भी होता था, लेकिन अब नहीं होता है। ये बात यहाँ पर कह रहे हैं अमलेंदु जी तुषार मेहता। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये कह रहे हैं कि ये मतलब एक तरीके से आप अपना मतलब बचाव कर रहे हैं राजीव जी, साफ तौर पे कहा जाए, और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी किया है सरकार ने वो उचित है, और वक्फ जो है वो धार्मिक चीज़ नहीं है, एसेंशियल पार्ट नहीं है। ये बताने की कोशिश जो है वो की जा रही है कि एसेंशियल पार्ट जो है इस्लाम का नहीं है, और इसलिए जो है
ये कानून जो है वो सही है, ये उनका एक तरीके से कहना है राजीव जी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये सबसे पहले तो वक्फ को ही इस्लामिक नहीं है ये कहना, फिर वक्फ धार्मिक नहीं है ये चैरिटेबल है ये कहना, इसलिए इसको ट्रस्ट की तरफ लेके जाने का और ट्रस्ट में क्यों तब्दील करना चाहिए। अब यहाँ साफ समझ में आ रहा है कि जितने भी वक्फ हैं उसको ट्रस्ट बना दीजिए, अब सरकार ये कहना चाहती है, ये साफ साफ समझ में आ रहा है अमलेंदु जी। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल यही है। और राजीव जी शुरू से ही शंकाएं यही व्यक्त की जा रही थी कि ये इसको ट्रस्ट की तरीके से लेना चाहते हैं, चूंकि संसद में भी राजीव जी जो बहस हुई थी उसमें भी इसको इसी तरीके से पेश करने की एक तरीके से कहा जाए वो कोशिश की गई थी कि साहब वो ट्रस्ट है और ट्रस्ट में ऐसा हो सकता है। और जो ट्रस्ट के मामले पर ही राजीव जी अभिषेक मनु सिंघवी ने राज्यसभा में कहा था कि भाई हमारे जो बीजेपी के नए नए दोस्त बने हैं अपने चंद्रबाबू नायडू, वो कह रहे हैं कि तिरुपति बालाजी मंदिर के ट्रस्ट में कोई गैर हिंदू कैसे हो सकता है। तो उन्होंने कहा था कि हम इसका बिल्कुल समर्थन करते हैं, बात उनकी सही है, लेकिन इसी आधार पर फिर वक्फ में कोई गैर मुस्लिम सदस्य कैसे हो सकता है, यह फिर अभिषेक मनु सिंघवी ने सवाल किया था। तो राजीव जी यहाँ अब कुल मिलाकर इसको इस पर लाया जा रहा है कि वक्फ को ट्रस्ट की तरीके से मान लिया जाए और ऐसा करते ही राजीव जी तमाम संपत्तियां जो है वक्फ की उन पर सरकार का एक तरीके से कब्जा हो जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यहाँ पर वक्फ संशोधन कानून 2025 पर बहस चल रही है सुप्रीम कोर्ट में और बहुत सारे सवाल दागे जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई की तरफ से और बहुत सारी बातें कही जा रही हैं एसजी यानी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से। और एसजी कह रहे हैं कि सवाल ये है कि क्या ये स्थगन का मामला होगा। अब देखिए आ गए ये स्टे पे जी कि क्या ये स्टे का मामला होगा। द क्वेश्चन इज वुड दिस बी अ केस ऑफ स्टे। अगर दो गैर मुस्लिम नियुक्त किए जाते हैं तो कोई पक्षपात नहीं होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल यहां पे कह रहे हैं तुषार मेहता, महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट एक्ट ट्रस्ट की परिभाषा में वक्फ शामिल है। यहाँ पे साफ साफ कह रहे हैं कि महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट एक्ट में आप देखिए रीड डिफिनीशन ऑफ ट्रस्ट इंक्लूडेड वक्फ। यहाँ पर महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट एक्ट जो है उसको यहाँ दिखाने की कोशिश हो रही है और यहाँ पे कह रहे हैं कि धार्मिक प्रकृति के वक्फ के मामले में सच्चिदानंद और मुतवल्ली माफ़ी चाहूँगा मुतवल्ली वक्फ के प्रशासक कोई भी प्रावधान सच्चिदानंद से संबंधित नहीं है जो वास्तव में धार्मिक मामलों से निपटता है। अमलेंदु जी। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल यही कहना है कि वो मतलब एक तरीके से कि अब उनको लग रहा है कि ये केस जो है क्या स्टे की तरफ जा रहा है और इस पे स्टे हो सकता है या पूरा कानून जो खारिज किया जा सकता है। शायद लगता है ये राजीव जी कि उनका प्रयास होगा कि पूरा कानून नहीं उसके कुछ प्रावधान खारिज होना है, चूँकि वो शुरुआत जो उन्होंने कही थी कि हम 3 मसलों पर ही अपना केंद्रित करना चाहते हैं ये कह रहे हैं। और बता रहे हैं कि महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट एक्ट जो है उसमें ट्रस्ट की परिभाषा में वक्फ शामिल है और कह रहे हैं कि धार्मिक प्रवृत्ति के वक्फ के मामले में सच्चिदानंद और मुतवल्ली वक्फ के प्रशासक जो हैं कोई भी प्रावधान सच्चिदानंद से संबंधित नहीं है जो वास्तव में धार्मिक मामलों से निपटता है। लेकिन राजीव जी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ यहाँ पे ये सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है 2022 का और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि चूंकि वक्फ की 2 श्रेणियों मुस्लिम द्वारा बनाए गए सार्वजनिक ट्रस्ट के बीच में विभाजन पर विचार कर रहा था, सभी मुस्लिम सार्वजनिक ट्रस्टों को एक ही ब्रश से पेंट करते हुए उन्हें वक्फ के रूप में नहीं मान सकते। ये राजीव जी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है 2022 का ही और ये बेंच थी जस्टिस KM जोसेफ और जस्टिस हृषिकेश रॉय की और उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट के 2011 के फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड की अपील पर अपना आदेश दिया था, जहां हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड के गठन को इस आधार पर रद्द कर दिया था कि गठन की तारीख पर राज्य सरकार द्वारा बोर्ड की राज्य में मौजूद शिया या सुन्नी वक्फों की संख्या के बारे में कोई सर्वेक्षण रिपोर्ट नहीं आई थी। तो राजीव जी किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो एक 2022 में ही आ चुका उसके खिलाफ आप जाकर नया जो है आप कानून ले आए हैं और बिना उसको निरस्त किए हो, तो ये एक बड़ा मामला राजीव जी बन सकता है। मुझे लगता है ये इसका जिक्र भी शायद आएगा जब अगर दूसरी तरफ से दलील आएगी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, अगर दूसरी तरफ से दलीलें आएंगी, अभी तो तुषार मेहता अपनी दलीलें रख रहे हैं, बीच बीच में कुछ चीजें दिखाने की कोशिश हो रही है, प्रमाण देने की कोशिश हो रही है, लेकिन संवैधानिकता की बात हो रही है यहाँ पे कि वक्फ जो है वो क्या सचमुच में ट्रस्ट है, वक्फ नाम को ही हटा दिया जाए, वक्फ बाय यूजर की बात उन्होंने की, वक्फ की बात की, अब वक्फ
की जो प्रामाणिकता है उसकी बात कर रहे हैं। फिर यहाँ पर संवैधानिकता की बात हो रही है कि संवैधानिक तौर पर क्या वक्फ सही है, दूसरे देशों में वक्फ नहीं है, अपने यहाँ क्यों वक्फ है, ये सारी बातें यहाँ पर ला रहे हैं तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, सरकार का अपना सरकारी पक्ष रखने के लिए। और यहाँ पर अब दिलचस्प मुकाबला हो रहा है। 4 बजने में लगभग 50 मिनट लगभग 49 मिनट की कमी है और 4 बजे तक किसी तरह शायद खींचना चाहेंगे तुषार मेहता ताकि आज स्टे ना होने पाए, आज स्टे ना हो पाए, इसका फैसला काफ़ी दिनों बाद आए, ये शायद करने की इच्छा होगी इनकी। हाँ, लेकिन राजीव जी मुझे लगता नहीं है कि इसमें अगर इस तरह की कोई रणनीति होगी तो वो काम में आए, क्योंकि वो दिखाई होती पड़ नहीं रही है। क्योंकि कल ही जो था वो जस्टिस गवई ने स्पष्ट कर दिया था कि इस मामले को हमको जल्दी निपटाना है और हम केवल इस पर जो अंतिम राहत जो है इस पर विचार करेंगे, उससे आगे विचार करेंगे, तो इसलिए निपटाना है। मुझे लगता है राजीव जी इस पर मामला जो है आज ही शायद इस पर कुछ ना कुछ आ जाएगा, ये साफ तौर पर लगता है राजीव जी। जी जी बिल्कुल। एसजी ने सज्जादा नशीन का पद आध्यात्मिक पद है कह रहे हैं, सज्जादा नशीन। हाँ जी, दरगाहों पे जो सज्जादा नशी होते हैं वो मतलब जो दरगाहों की पूजा खिदमत करते हैं वो सज्जादा नशी कहलाते हैं। और जिसकी मतलब कि दरगाह होती है वो उनके परिवार से ही लगभग होते हैं, हेरिडिटी मतलब आते हैं वो, तो वो इस तरीके से है। तो उनका वो कह रहे हैं कि ये सज्जादा नशी का पद जो है ये आध्यात्मिक पद है और अधिनियम इस्लाम के आवश्यक धार्मिक आचरण से संबंधित नहीं है। यानी कहाँ वक्फ है राजीव, देखिए अंतर क्या है कि वक्फ चीज़ अलग है, सज्जादा नशी और दरगाह चीज़ अलग है। और कल भी कपिल सिब्बल ने तक रखा था कि भाई मस्जिद दरगाह अलग हो सकती है, वक्फ की संपत्ति अलग है। जरूरी नहीं है कि वक्फ की संपत्ति जो है वो मस्जिद और दरगाह ही हो, मदरसा भी हो सकता है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, किसी का घर भी हो सकता है, उसको उन्होंने वक्फ कर दिया, वो सब हो सकता है। तो वक्फ की संपत्ति एक व्यापक चीज़ है और ये सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है कि ये जो है सिर्फ धार्मिक आचरण से ही संबंधित हो। अब यहाँ जो ये लेकर आए कि सज्जादा नशी का पद जो है ये आध्यात्मिक पद है, यानी ये एक तरीका से स्पिरिचुअल पद है, ये उसको कहना चाहते हैं। और जो एक्ट जो बना है ये उसमें दखल नहीं करता है। अरे भाई ये कौन कह रहा है कि ये सज्जादा नशी के पद पर आप दखल कर रहे हैं? आप दखल तो कर रहे हैं वक्फ के मामले में, बहस हो रही है वक्फ के मामले में। तो ये मुझे लगता है तर्क जो है वो बाजी। यहाँ पे सीजीआई ने सवाल पूछ दिया कि ये मुतवल्ली जो हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, क्या इनकी नियुक्ति करने, मुतवल्ली को अपॉइंट करने का अधिकार क्या कोर्ट के पास है? तो यहाँ पर एसजी मेहता कह रहे हैं नहीं, ये बोर्ड के पास है, जो वक्फ बोर्ड है उसके पास है मुतवल्ली को नियुक्त करने का। उसके बाद फिर सीजीआई कहते हैं मुतवल्ली की नियुक्ति वक्फ द्वारा की जाती है, शिकायत क्या है? वक्फ द्वारा की जा रही है तो फिर व्हाट इज दी ग्रीवेंस? और यहाँ पर फिर बोल रहे हैं शिकायत क्या है, तो शिकायत में फिर ये एसजी मेहता कहते हैं कि वो कह रहे हैं कि गैर मुसलमानों के मामले में ये धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करता है। अगर गैर मुस्लिम आपने नियुक्त कर दिया तो ये धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करता है। ये बात यहाँ पर कह रहे हैं तुषार मेहता अमलेंदु जी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा है सीजीआई ने। और फिर एक और सवाल पूछा सीजीआई ने पूछा कि क्या मुतवल्ली मुस्लिम होगा? अब इस पर जो जवाब दिया वो बड़ा महत्वपूर्ण है राजीव जी मेहता साहब का, और वो कह रहे हैं कि हो भी सकता है और नहीं भी। जी, मे बी और मे नॉट बी। हाँ, मे और मे नॉट बी, यानी कि वो हो भी सकता है मुतवल्ली मुस्लिम हो और नहीं भी हो सकता है, ये उन्होंने कहा है अपने एसजी मेहता साहब ने। और ये भी राजीव जी एक तरीके से जो आरोप याचिकाकर्ताओं की तरफ से लगाए गए हैं उनके आरोपों की ही एक तरीके से पुष्टि करता हुआ नजर आता है। जी, मे और मे नॉट बी, मुतवल्ली वुड बी मुस्लिम। सीजीआई ने सवाल पूछा कि क्या मुतवल्ली मुस्लिम होगा अगर अपॉइंट करेंगे तो, क्योंकि बोर्ड अपॉइंट करता है जी, तो उस पे, और बोर्ड में अगर गैर मुस्लिम हैं तो गैर मुस्लिम कह सकते हैं। तो अब यहाँ पर सीजीआई ने फिर पूछा राजीव जी कि क्या सज्जादा नशी जो है मुतवल्ली हो सकता है, ये पूछा। तो इस पर जवाब जो है वो दे रहे हैं अपने एसजी साहब जो हैं। अब वो कह रहे हैं कि अगर उन्हें सत्ता सौंपी जाए तो वो पुजारी की तरह है। अच्छा, हाँ, अगर उन्हें मुतवल्ली नियुक्त किया जाए तो वो धार्मिक कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे बल्कि अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, ये बता रहे हैं। तो यहाँ तो फिर बात वही है राजू, ये असल में मुकदमे को भटकाने का एक प्रयास है, चूंकि सज्जादा नशी चीज़ अलग है और मुतवल्ली चीज़ अलग है राजीव जी, बिल्कुल एकदम अलग। सज्जादा नशी उस दरगाह का पुजारी है, मुतवल्ली जो है उस जमीन का कस्टोडियन है, उसका संरक्षक है, उसको देख रेख करने वाला है।
बिल्कुल बिल्कुल, वो अधिकारी है, वो अधिकारी है। ये दोनों चीजें अलग हैं। वो मुतवल्ली जो है वो वहाँ का वक्फ का अधिकारी है। जी जी, जो आप कह सकते हैं, चाहे जो ये सीईओ कह रहे थे ना, हाँ हाँ, जो सीईओ एक तरह से कहते हैं, जी हाँ, सीईओ जो कह रहे थे उस टाइप से है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। वो उसकी रजिस्ट्री, उसका रख रखाव, देख रेख, तमाम चीजों को मुतवल्ली करता है, मतलब देख रेख के लिए मुतवल्ली है। लेकिन यहाँ पर सज्जादा नशीं जो हैं वो अलग हैं और ये अलग हैं। सज्जादा नशीं को लेकर जब पूछा जा रहा है कि सज्जादा नशीं हो सकते हैं क्या मुतवल्ली, तो फिर इन्होंने कहा है एसजी मेहता ने कि अगर उन्हें सत्ता सौंपी जाए तो वो पुजारी की तरह हैं, अगर उन्हें मुतवल्ली नियुक्त किया जाए तो वो धार्मिक कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे,